हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 22 जनवरी को जो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से समाज में बहुत सारी बातों की चर्चा हो रही है। एक तो कोई कह रहा है कि अभी नया युग आया है, दूसरा उसके साथ ही साथ भारतीय कैबिनेट ने एक रिज़ोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त की है। और ये जो अभी युग है, अभी 22 जनवरी के बाद भारत की आत्मा को आज़ादी मिली है। तो इस रिज़ोल्यूशन के अनुसार भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में मिली थी और 22 जनवरी 2023 को 2024 सॉरी को भारत की आत्मा को आज़ादी मिली है। अब भारत की आज़ादी को हम कैसे समझें? आपको याद होगा अभी जो एक बड़ी एक्टर है कंगना रनौत, उसने पहले कहा था भारत को आज़ादी 2014 में मिली और श्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते हैं कि भारत 1000 साल से गुलाम था, यानी जो मुगल पीरियड को ये गुलामी के पीरियड के रूप में देखते हैं। तो पहले तो हम समझें गुलामी किसको कहते हैं? गुलामी वो अवस्था होती है जब देश की संपत्ति को कोई बाहर की ताकतें लूट के ले जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब देश का प्रशासन बाहर से चलाया जाता है। तो ये दोनों अगर चीज़ों को हम देखें, तो नरेंद्र मोदी अभी तक जो कहते थे या उनके प्रकार के जो लोग कहते थे कि मुसलमान राजाओं का राज्य हमारी गुलामी का पीरियड था, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की संपत्ति लेकर बाहर नहीं गए और उन्हें निर्देश देने वाला बाहर से कोई नहीं था। तीसरा, इसको मुगल पीरियड भी कहना थोड़ा एक गलत है, क्योंकि मुगल राजाओं के जो ज़्यादातर सलाहकार थे, वो हिंदू थे। जैसे अकबर के सेनापति मानसिंह थे, औरंगज़ेब के सेनापति जय सिंह थे, अकबर के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले एक राजा टोडरमल थे। अकबर के औरंगज़ेब के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे, वो राजा रघुनाथ बहादुर थे। तो एक तो उस पीरियड को गुलामी का पीरियड कहना गलत है। दूसरा, जो कंगना रनौत ने कहा कि 2014 से आज़ादी मिली है, उनका मतलब था कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, भारत को आज़ादी मिली है। ये भी एक गलत बात है कि नरेंद्र मोदी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही चुनाव जीत कर आए हैं और उसको कहना कि नरेंद्र मोदी के आने के साथ एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई है और अब तक जो पहले ब्रिटिश राज था, फिर सेक्युलरिज्म के आधार पे राज चलता था, इसीलिए मोदी के आने के साथ आज़ादी मिली है, ये कहना भी गलत है। अब तीसरा जो कहा जा रहा है कि भारत की शरीर को आज़ादी मिली 1947 में और आत्मा को आज़ादी मिली 22 जनवरी 2024 को, ये पूरी तौर से गलत है। अब आज़ादी की प्रक्रिया क्या है और भारत की आत्मा क्या है? तो यहाँ बता दूं कि भारत की जो आज़ादी का आंदोलन जो चला, वो अंग्रेज़ों की गुलामी के दौरान चला। अंग्रेज़ हम पर जब शासन कर रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार का आंदोलन किया, उससे हमको एक जो आज़ादी मिली, उसमें सभी लोग शामिल थे, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषाओं के स्त्री और पुरुष शामिल थे और इस प्रक्रिया के साथ-साथ जो एक समांतर प्रक्रिया थी, वो यहाँ आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक इंडस्ट्रीज़ और उसी के साथ-साथ कम्युनिकेशन सिस्टम मुख्य रूप से आए और भारत इसी के साथ नए वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, ये सब वर्गों के सामने आने से भारत के आज़ादी की प्रक्रिया को एक जो ज़ोर मिला और कुछ संगठन बने, जैसे भगत सिंह का ये मैं 3 मुख्य वर्गीकरण कर रहा हूँ, इस प्रकार के कई और थे। मुख्य एक सैंपल के रूप में बता रहा हूँ। भगत सिंह का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अम्बेडकर जी का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कल्पना और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी के साथ-साथ सुभाष चंद्र बोस का नाम जोड़ लीजिए, इसी के साथ-साथ सरदार पटेल का नाम जोड़ लीजिए और ऐसे सब लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, वो भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया और ये 2 प्रक्रियाओं को मिलाकर
भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है की कल्पना रखी गई। एक तरफ से नई प्रक्रियाओं का आना, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, और दूसरी तरफ से नए वर्गों का उभरना, और इसी के साथ साथ आज़ादी का आंदोलन का आना, ये भारत के बनने की प्रक्रिया थी। इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी बहुत बेहतरीन किताब में एक जो उसका टाइटल रखा है, वो हमारी प्रक्रिया को पूरी तौर से बताता है। वो है भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। सो इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग जो बना, उसी के साथ साथ नए मूल्यों का उदय हुआ, और ये मूल्यों के जो बीज थे वो यहाँ के आंदोलनों में थे। भगत सिंह का आंदोलन देखिए, अंबेडकर की कोशिशें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन देखिए, सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन देखिए, तो इन सब में वो बीज थे जिनकी परिणति भारतीय संविधान के रूप में हुई। और ये भारतीय संविधान भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा कहीं और नहीं है, ये भारत की आत्मा भारतीय संविधान में है। और ये संविधान का जो प्रियम्बल है वो हमको बताता है, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय देता है। तो ये आत्मा जो 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हुई, शरीर 15 अगस्त 1947 को बना, और जो आत्मा बनी वो 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 तक भारत एक पूरा राष्ट्र बन गया। ये कहना कि भारत की आत्मा तैयार नहीं थी, पिछले 70 सालों से भारत बिना आत्मा के जी रहा था, या उसकी आत्मा अभी तक गुलाम बनी रही, पूरी तौर से गलत है। हमारी आत्मा किसकी गुलाम थी? पूरा देश में चुनाव होते थे, यहाँ अलग अलग पार्टियों ने शासन किया, संयुक्त शासन भी हुआ, बीच में एनडीए का शासन भी हुआ 1998 से 2004 तक। उसके पहले बहुत संविध सरकारें भी आई। 1900 इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का शासन हुआ। तो ये सब जो शासन था, ये कोई गुलामी का, इसमें भारत की आत्मा की गुलामी नहीं थी। भारत अभी तक मुख्य रूप से संविधान के मूल्यों पर चलता है, और ये संविधान के मूल्य जो हमारे आज़ादी के साथ आए, 2 साल बाद आए, उनके बीच तो आज़ादी के आंदोलन में थे, और उनको जो परिणति मिली वो भारतीय संविधान के रूप में 1950 में पूरी तौर से मिल गई थी। तो भारत का बनना 26 जनवरी 1950 को पूरा हो गया, भारत एक पूरा गणराज्य बन गया। तो आज ये जो कहा जा रहा है कि अभी भारत की आत्मा को अभी आज़ादी मिली, ये पूरी तौर से गलत है। ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा का एक आगे बढ़ाने का तरीका है कि जहाँ वो ये मानते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले भारत की आत्मा गुलाम थी, तो फिर भारतीय संविधान क्या था, ये हमें समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान ही भारत की आत्मा है। भगवान राम ये ज़्यादातर हिंदुओं के आराध्य देव हैं, उनका पूरा आदर होना चाहिए, पर वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं, मूल्यों से जुड़े हुए हैं, उनका मर्यादा का सवाल है, वो अपने मर्यादा के लिए त्याग भी करते हैं। जबकि इनके नाम पे जो राजनीति की जा रही है वो एक दूसरों को बाहर रखती है। और भगवान राम को मानने वाले संत कबीर भी थे, जो भगवान राम में एक यूनिवर्सल स्पिरिट, पूरा एक वैश्विक आत्मा को देखते थे। महात्मा गांधी भी थे, जो राम को मानते थे और कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी कबीर के राम हो या गांधी के राम हो, ये सर्व समावेशी राम थे। और जो बाबरी मस्जिद से चलकर अभी तक आंदोलन चला, वो एक विभाजनकारी आंदोलन था, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक बड़ी दरार डाल दी। और वो दरार जो उसकी परिणति अभी राम मंदिर के बनने में हुई है, राम मंदिर के बनने का जश्न जो मना रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है उसका, पर इसको एक भारत की आत्मा बताना मेरे ख्याल से भारतीय संविधान को कमतर आंकना है। भारतीय संविधान हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है, और ये देश की आत्मा हमारे पास पिछले 70 सालों से थी, जिसके आधार पे हमने पिछले पहले 50 सालों में देश की तरक्की की,
लोगों को जोड़ा, सफलतापूर्वक लोकतंत्र को लाने की कोशिश की। अभी संविधान के मूल्यों का उल्लंघन पिछले 10 साल से हो रहा है, जिसके चलते हमारी कई चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं। देश में धर्म के नाम पर विभाजन बढ़ गया है। तो ऐसे तौर पे तो मैं देखता हूँ कि भारत की आत्मा की का प्रतिबिंब आज मुझे पहले भारत जोड़ो यात्रा में दिखा और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। ये दोनों यात्राएं, पहले वाली यात्रा और अभी वाली यात्रा, ये भारतीय संविधान के मूल्यों को जिंदा रखने की एक सर्वव्यापी कोशिश है, जिसमें समाज के सभी तबकों के लोग जोर शोर से, जोश पूरे आदर से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से भारत की आत्मा को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी प्रकार के आंदोलन जो लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, जो संविधान की सीमा में रहकर चलते हैं, वो भारत के शरीर और भारत की आत्मा दोनों को मजबूत करते हैं। तो ये कहना कि 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा को आज़ादी मिली, ये केवल हिंदू राष्ट्र के मानने वालों का एक शगुफा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान के अनुसार से यहाँ सभी धर्मों के मूल्यों, सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का बराबर आदर करना चाहिए और संविधान के रास्ते पे चलना, यही भारत की आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। और उसके प्रतिबिंब स्वरूप जो भी आंदोलन आए, उनके रास्ते पर उनकी बातों को सुनना, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, फिर शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, ये हमारे संविधान के मूल्यों के आधार पर चले और उन्होंने एक समाज में अपना हस्ताक्षर किया कि भारत की आत्मा को मजबूत कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा जो अभी चल रही है, जो यात्रा पहले हुई थी, इसने भारत की आत्मा में एक नई जान फूंकी है और इसी के आधार पे हम समाज में आगे चलना चाहिए। यही हमारी आत्मा है। भारतीय संविधान ही हमारी आत्मा है। इस बात को मैं बार बार दोहराना चाहूँगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ हम इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि इसको भारतीय संविधान को छोटा करके आंकना, ये काफ़ी अनुचित बात है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और यही इसी आत्मा को मजबूत करना सभी तरीकों से, ये हमारे भारत के नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए, वही हमारी मुख्य रास्ता होना चाहिए और उसी रास्ते पर चलकर हम देश को मजबूत कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।